एपिसोड 7 की शुरुआत में जज कैलाश एक मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए एक आरोपी साजन पटनायक को जेल से फरार होने के बावजूद जमानत दे देते हैं। कैलाश कहते हैं कि आरोपी बहुत दिनों से फरार चल रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही। तो क्या इस वजह से ये केस हमेशा के लिए चलता रहेगा? इससे कोर्ट का समय भी बर्बाद हो रहा है। इधर कोर्ट में आज लोक अदालत लगने वाली होती है, जिसकी तैयारियां चल रही होती हैं। तभी त्यागी जी को इंस्पेक्टर आकर बताता है कि पूछताछ में उन्हें साजन पटनायक का फोन नंबर मिला था, जिसे आज ट्रैक किया गया है और उसकी लोकेशन कोर्ट के आसपास मिली है। इस पर त्यागी जी विश्वास को अपने ऑफिस में बुलाकर लोक अदालत की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहते हैं। त्यागी जी कहते हैं कि आज लोक अदालत में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर आरोपी को तुरंत पकड़ लिया जाए। कैंटीन में सुजाता अपने एक क्लाइंट से बात कर रही होती है, जिसके पति की मौत हो चुकी है और उसकी पार्टनर सुजाता के क्लाइंट को गे होने की वजह से प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ चेंबर में मिंटू भी उसी औरत का केस समझ रहा होता है, जिसके खिलाफ सुजाता का क्लाइंट लोक अदालत में आया है। लोक अदालत में ये दोनों अपने अपने क्लाइंट्स के साथ जज के सामने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक ही केस के दोनों विपक्षी क्लाइंट लिए हैं। जज भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम दोनों एक ही चेंबर के हो। जज बताते हैं कि कोर्टरूम में वे ऐसे केस पर सुनवाई नहीं करते, लेकिन क्योंकि आज लोक अदालत है इसलिए वे एक एक्सेप्शन दे रहे हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए आपस में बहस करने लगते हैं। मुंशी जी को यह बात पता चलती है तो वे दोनों को चेंबर में बुलाते हैं और कहते हैं कि त्यागी के चेंबर से जाने के बाद आज इन लोगों ने चेंबर की इमेज खराब कर दी है। मुंशी जी कहते हैं कि उन्हें कुछ साल और काम करना था, लेकिन इनकी वजह से अब वे जल्दी रिटायर होने की सोच रहे हैं। ये सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। इधर कोर्ट कैंपस में सख्त चेकिंग चल रही होती है। तभी वहां खड़ा एक गार्ड त्यागी जी के असिस्टेंट विपिन को बुलाता है और कहता है कि एक आदमी त्यागी जी से मिलने की बात कर रहा है। विपिन उस आदमी का आईडी कार्ड लेता है, जिस पर उसका नाम कैलाश शुभखेला लिखा होता है। वह आदमी बताता है कि कुछ दिनों पहले ही उसका ट्रांसफर पटपड़गंज कोर्ट में हुआ है, लेकिन छुट्टी पर होने की वजह से वह अब तक ज्वाइन नहीं कर पाया था। इस पर विपिन इंस्पेक्टर को फोन करके कहता है कि उसने साजन पटनायक को ढूंढ लिया है। वह इंस्पेक्टर से पटनायक की हाइट और बाकी बॉडी डिटेल्स पूछता है, जो इस आदमी से मेल खा रही होती हैं। इसलिए विपिन को यकीन हो जाता है कि यही साजन पटनायक है। इसके बाद ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। वह एक कुर्सी पर बंधा होता है, जहां त्यागी जी भी मौजूद होते हैं। पटनायक कहता है कि वही असली जज है। इस पर त्यागी जी अपने एक मित्र को वीडियो कॉल करते हैं, जो कैलाश शुभखेला के पुराने कोर्ट में जज थे, और उनसे उसकी पहचान करवाते हैं। यहाँ पता चलता है कि असली जज कैलाश शुभखेला वही आदमी है जो उनके सामने बैठा है, और जो व्यक्ति इतने दिनों से इनके साथ जज बनकर घूम रहा था वही साजन पटनायक है। यानी उसने अपनी ही सुनवाई में खुद को जमानत देने के लिए जज बनकर कोर्ट में जगह बना ली थी। इधर सुजाता और मिंटू मुंशी जी की बातों से दुखी होकर तय करते हैं कि उनके दोनों क्लाइंट एक ही चेंबर के हैं, इसलिए वे दोनों में से किसी को हारने नहीं देंगे। वे अपने अपने क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह समझौता हो जाए, लेकिन दोनों नहीं मानते। तभी अनन्या देखती है कि जिस फ्लैट के लिए वे लड़ रहे हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इस पर सुजाता और मिंटू अपने क्लाइंट से कहते हैं कि अगर मामला कोर्ट तक गया तो दोनों में से किसी का फायदा नहीं होगा, बल्कि कोर्ट अवैध निर्माण पर कार्रवाई करेगी। ये सुनकर दोनों क्लाइंट डर जाते हैं और थोड़ा समझौता करके आपस में सुलह कर लेते हैं। दूसरी तरफ अब सबको पता चल चुका होता है कि जज कैलाश बनकर घूम रहा आदमी ही असली साजन पटनायक है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। एपिसोड 8 में आज कोर्ट में एक मर्डर केस की सुनवाई हो रही होती है, जिसमें जज त्यागी आरोपी को दोषी ठहराते हैं। विक्टिम के वकील पीपी साहब कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गुनाह की गंभीरता को देखते हुए दोषी को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन डिफेंस का वकील कहता है कि गुनाहगार अभी सिर्फ 24 साल का है और उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। इस पर त्यागी जी कहते हैं कि इस फैसले के लिए कोर्ट को थोड़ा समय लगेगा और वे अगले सेशन में सजा सुनाएंगे। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। इधर अनन्या अपने क्लाइंट वनस्पति के केस में कोई नई लीड न मिलने पर परफ्यूम मैन्युफैक्चरर कंपनी के प्रोडक्शन स्टोर पर एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए विश्वास के साथ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वे पकड़े जाते हैं। स्टोर का मैनेजर डिफेंस की वकील नैना को बुलाता है, जो उन्हें धमकी देती है कि वह एक प्रतिष्ठित ब्रांड के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए उन्हें सजा दिलवाएगी। इधर कोर्ट में त्यागी जी मुंशी जी से सलाह लेते हैं। मुंशी जी बताते हैं कि किसी को फांसी होनी चाहिए या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति में सुधार की कितनी संभावना है। त्यागी जी जेलर को भी बुलाकर उस लड़के के बारे में पूछते हैं। जेलर बताता है कि लड़के को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन वह कभी कभी जेल में गार्ड्स पर हमला भी कर देता है और कई लोगों को अस्पताल पहुंचा चुका है। त्यागी जी जेलर से उस लड़के की मानसिक जांच की रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पर जेलर कहता है कि डॉक्टर ने उसे सामान्य घोषित किया है। जाते जाते जेलर कहता है कि अगर जज साहब किसी ऐसी रिपोर्ट की तलाश में है जो ये गारंटी दे कि लड़के में सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। इधर अनन्या और बाकी लोग ये सोच रहे होते हैं कि नैना ने उन्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। तभी उन्हें पता चलता है कि उस कंपनी को कोई और खरीद रहा है और इसी वजह से स्टिंग ऑपरेशन की खबर बाहर न आए, इसलिए नैना ने उन्हें छोड़ दिया। तभी उन्हें एक तरकीब सूझती है। वे लोग उस वेयरहाउस मैनेजर को एक नोटिस भेजते हैं, जो कंपनी के मालिक को कॉल करके इसकी जानकारी देता है। इससे कंपनी के मालिक को स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है और उसे डर होता है कि अगर ये बात बाहर आ गई
तो कंपनी के खरीदार हाथ से निकल जाएंगे। इसी वजह से नैना के मना करने के बावजूद कंपनी का मालिक कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और वनस्पति को मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह अनन्या अपना पहला केस जीत जाती है। इधर त्यागी जी अपने रिटायर्ड जज पिता से मिलते हैं और मर्डर केस के बारे में सलाह मांगते हैं, लेकिन सीनियर त्यागी कहते हैं कि वे इसमें कोई सुझाव नहीं दे सकते और ये फैसला त्यागी जी को खुद लेना होगा। काफी सोच विचार के बाद त्यागी जी कोर्ट रूम में जाते हैं और आरोपी को फांसी की सजा सुना देते हैं। फैसला सुनाने के बाद वे उस लड़की की तरफ देखते हैं। कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद बाकी जज त्यागी जी को सही फैसला लेने के लिए बधाई देते हैं, लेकिन त्यागी जी काफी भावुक हो जाते हैं। बाहर आने के बाद त्यागी जी अपने पिता को फिर कॉल करते हैं और बहुत भावुक होकर कहते हैं कि वह लड़का सिर्फ 24 साल का था। त्यागी जी कहते हैं कि शायद वे इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। इधर चेंबर में मुंशी जी बताते हैं कि चेंबर की नेम प्लेट में पहले मिंटो का सरनेम रखा गया है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग यह जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी त्यागी जी वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या चेंबर की नेम प्लेट में उनका नाम जोड़ने की जगह बची है। और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है।